एमडीएस की ओर से सबको शुभकामना देते हुए हिंदी शिक्षिका मेरी नैन्सी आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, मैं मानती हूँ कि आप सब आपके पाठ्य पुस्तक के साथ तैयार बैठे हैं। तो आज की पाठ है तीसरा पाठ गिल्लू यानी स्क्विरल अಳಿಲು गिलहरी। इस पाठ को लिखने वाले लेखिका है महादेवी वर्मा जी, जिन्हें हिंदी के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध कवयित्री भी माना जाते हैं। इस महान लेखिका वर्मा जी की एक संक्षिप्त परिचय हो जाए। इनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। गोविंद प्रसाद वर्मा जी और हेमा रानी जी की 6 संतानों में महादेवी वर्मा जी एक थी। महादेवी वर्मा जी ने अनेक कृतियाँ लिखे हैं। उनमें से यामा, नीरज, स्मृति की रेखाएं आदि रचनाएं किए हैं। इसमें विशेषकर यामा कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ था। आगे देखिए छात्रों, आपके सामने आने वाला है एक वीडियो जिसके द्वारा आपको गिल्लू पाठ में आए हुए अंशों को लगभग जानकारी मिल सकेगी। यहाँ आया आपके लिए एक मुख्य भाग। विद्यार्थी गणों के लिए यही एक क्षेत्र है जो आप सीख सकते हैं और आपके हुनर पूरी की पूरी वाक्य रचना के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, ताकि आप अधिक से अधिक अंक पाकर आगे की कक्षा के लिए उत्तीर्ण हो जाएं। यही आशा के साथ। गिल्लू। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे गमले के चारों ओर चूचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा है। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना और मैं उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे तक लगातार उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर-उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह मेरे पैर पर आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता।
भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पर बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन तक काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीव की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया, न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। अभ्यास भाग को ली हूँ। ध्यान से देखिए। एक वाक्य के उत्तर कैसे हमें लिखना है। पहला प्रश्न है, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? उत्तर है, लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि वह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। यह देखिए दूसरा प्रश्न ऐसा है, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? आप उत्तर लिख सकते हैं कि गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। ऐसे सरल और स्पष्ट लिखने का प्रयास कर सकते हैं। छात्रों, इस पाठ की व्याख्या सुनने से पहले एक बार वाक्य रचना ज़रूर अभ्यास हो जाना है। तो छात्रों, हम अगली कक्षा में आपको वाक्य के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।